स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम पहली बार 2005 में लागू किया गया था, जिसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन हुआ। अब चिंता जाहिर की जा रही है कि पावर का केंद्रीयकरण हो जाएगा। इस पर और कुछ क्या कहा है गृह मंत्री ने, सुनिए जरा। उदाहरण 2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया। अब जब मैं एनडीएमए कहता हूं तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंप्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इसके आर्थिक सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य और जिला स्तर कोई फंड की रचना भी की है। मान्यवर, जो पक्षपात का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा, परंतु अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार सारे सदस्यों को कहता हूं कि वित्त आयोग ने एक वैज्ञानिक व्यवस्था की है आपदा सहाय के लिए। इससे एक काणी पाई भी कम एक भी राज्य को नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि हमने ज्यादा दिया। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर, उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का साइज और स्केल दोनों बदला है। अब अगर साइज और स्केल बदला है तो इसके निपटने के तरीके भी हमने बदलने पड़ेंगे। इसको निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी और इसको निपटने के लिए संस्था को हमने जवाबदेह भी बनाना पड़ेगा और शक्तियां भी देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इसको लेकर 25 से 27 मार्च तक यूपी के सभी 75 जिलों में विकास उत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में इसका आगाज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल के सामने महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 20 से ज्यादा विभागों के विकास और जन कल्याण प्रदर्शनी का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने 50 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल बांटी। योजनाओं के 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। 2017 के पहले ये रामगढ़ताल अराजकता, बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी।
व्यापारियों का अपहरण होता था, सड़कें बदहाल थी, बिजली के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे जूझना पड़ता था, इंसेफ्लाइटिस से गरीब का बच्चा मरता था, सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगती थी, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था। यही तो स्थिति थी प्रदेश की और गोरखपुर की। लेकिन आज 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। याद करिए, प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में फ्री कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन मिले और होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में एक माफिया पालती थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर के गरीबों को सुलभ हो यह उपलब्ध करवाने का काम किया है। आज विकास के लिए बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, ब्रिजेज, फ्लाईओवर युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। इस सरकार की मंशा और सरकार में गए हुए जनप्रतिनिधियों की मदद करने का एक माध्यम बनता है। और बहनों और भाइयों, उसी मंशा के साथ कि विकास के प्रति आम जनमानस आग्रही हो, हमारे पूर्वजों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बड़ा अवसर नहीं होता है कि हम केवल उनका नाम स्मरण न करें, बल्कि जिस कार्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जिन कार्यों के लिए उन्होंने जन्म जिया है, उन कार्यों से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बन जाए। और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी ने, डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने अपनी पूज्य मां श्रीमती सुभावती देवी जी के संरक्षण में इस कार्यक्रम को विकास की यात्रा के साथ जोड़ करके, वह भी मातृशक्ति के विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, यहां पर उस प्रकार के एग्जीबिशन को साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के इस कार्यक्रम को, लखपति बनाने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में इसे करोड़पति दीदी बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, उनके घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस तिथि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था, 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। यह प्रधानमंत्री जी ने तरह से आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया।
जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था, और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी, तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी लोग अलग अलग जनपदों से यहां पर आए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 23 साल के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के दूसरे दिन बजट पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, पहली बार दिल्ली का बजट इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का है। सीएम ने अपने भाषण के दौरान पिछली सरकार पर जमकर तंज कसा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 2023 में 78,800 करोड़ था, 2024-25 में बजट घटकर 76 करोड़ हो गया। ये दिल्ली की सबसे खराब स्थिति थी, लेकिन बीजेपी सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार बजट ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के विकास के लिए हमने 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। इसमें बेसिक सुविधाओं के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा फोकस रहा। तो 11 साल में बजट का लेखा जोखा 2015-16 में 41,219 करोड़ का था, फिर 16-17 में 46,600 करोड़ का बजट हुआ, फिर 17 और 18 का जिक्र करें 48,000 करोड़ का बजट हुआ, और 17-18 के बाद का जिक्र करें तो 18-19 में 53,000 करोड़ का बजट दिल्ली का हुआ था। इसके अलावा अगर देखें 19-20 में 60,000 करोड़ का बजट रहा, और 19-20 के अलावा 20-21 में 65,000 करोड़ का बजट हो गया था। 20-21 के अलावा 21-22 में 69,000 करोड़ का बजट था। 21-22 के बाद 22-23 का जिक्र करें 75,800 करोड़ का बजट दिल्ली का रहा था। 23-24 में 78,800 करोड़ का बजट रहा। 24-25 में 76,800 करोड़ का बजट हो गया। उसके बाद 25-26 में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। दिल्ली का बजट क्यों खास है, दरअसल समझिए जरा। बजट 1 लाख करोड़ का है। इसके अलावा बजट में खास है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि जो जनता को अब 10 लाख का बीमा भी मिलेगा दिल्ली सरकार की ओर से। महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 210 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए ये होगा। कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1,000 करोड़ होंगे। गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। बहुत सारे लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं, सड़कों के नीचे, किसी पुल के नीचे अपना आश्रय बना करके रह रहे हैं। उनकी चिंता सरकारों ने केवल सर्दियों के समय करती रही है कि हाँ भाई इनको ले जाइए, रैन बसेरों में ले जाओ। वो कोई परमानेंट समाधान नहीं है, परंतु इन दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए हमने उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए काम करें, इसके लिए 5 करोड़ का फंड हमने इस हेड में रखा। ये ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का। इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी भी दिल्ली के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। और इसमें और भी ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के सीवर लाइनों के लिए, पानी की लाइनों के लिए जल बोर्ड को जो 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है, सारा
सीवर और पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए, पीडब्ल्यूडी को जो फंड दिया गया है पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट को नालों की सफाई का पैसा दिया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है दिल्ली में, ये फोकस कई सालों से मिसिंग था। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो गया था। कमजोर वर्गों के लिए भी घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, व्यापारियों के लिए भी हैं, यहाँ तक कि गिग वर्कर जो कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया है। ऐतिहासिक बजट है और मुख्यमंत्री जी, जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो वो कितनी शानदार और क्या बरकत उसमें होती है, आज के बजट ने यह साबित किया। बहुत शानदार टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते, कला संस्कृति मंत्री के नाते और लॉ मिनिस्टर होने के नाते जो बजट इन तीनों विभागों को दिया गया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बिल्कुल। और 1 लाख करोड़ का जो आउटले है वो पहली बार दिल्ली के इतिहास में है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, दिल्ली वासियों को, पूरी सरकार को, सीएम मैडम को, और जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां जितना पैसे की आवश्यकता है उतना एलोकेशन किया गया है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेल थॉट बजट और हर डिपार्टमेंट को, हर सेगमेंट को, हर जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट उसको ध्यान में रखते हुए इसका एलोकेशन किया गया है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को छुआ है, चाहे फिर वो हेल्थ हो, टूरिज्म हो। यमुना पे काफी फोकस डाला गया है इस बजट में, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो कमिटमेंट है कि यमुना रिवर को साफ करना है और उसका जो पोल्यूशन लेवल्स है उसको कम करना है। तो बहुत एक प्लानिंग के तहत जो है पूरा बजट। बिल्कुल 1 लाख करोड़ का बजट है। इससे ज़्यादा संपूर्ण बजट नहीं हो सकता, कंप्लीट बजट जिसको कहते हैं, कि हर वर्ग, हर बात, हर फ्रंट, हर मुद्दे, हर इशू को इसमें टैकल किया गया है और बहुत विचार करके, सूक्ष्मता से, गहराई से चीज़ों को देख करके जो चीज़ें होने वाली हैं उनको आगे मॉनिटरिंग के लिए भी जो है सिस्टम क्रिएट किए गए हैं। मुझे लगता है यही गुड गवर्नेंस का मॉडल है, यही गुड गवर्नेंस का बजट है। ऐतिहासिक बजट है, निश्चित तौर के ऊपर विकसित दिल्ली के लिए बजट है और जो जो संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा था उसको पूरा करने के लिए हमने एक कदम उठाया है। हमने वादा किया था कि हम संकल्प पत्र के अंदर की महिलाओं को हम 2500 रुपए देंगे, उसको हमने प्रदान कर। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बजट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बजट दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व होता तो आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं पेश किया गया। उन्होंने दावा किया कि पहली बार शिक्षा बजट 20% से कम कर दिया गया, स्वास्थ्य बजट 16 से 17% से घटाकर 13% कर दिया गया, जिससे मोहल्ला क्लिनिक समेत पूरी स्वास्थ्य प्रणाली पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, एमसीडी का बजट भी 1526 करोड़ कम कर दिया गया है, जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को पंगु बना सकता है। रेखा गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया, उसको देखकर साफ पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर, हवाई आंकड़ों के आधार पर ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करती हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर रखें। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले पूरे टैक्स के, पूरे रेवेन्यू के आंकड़ों को सदन पटल पर रखें। उससे इस हवाई बजट के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना सिर्फ इतना, आज जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन पटल पर रखा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। पहला इरादा,
सरकारी स्कूलों की शिक्षा को ध्वस्त करना। 10 साल में पहली बार इतना कम आवंटन शिक्षा को हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार में बजट का 1/4 हिस्सा, 25% हिस्सा, कम से कम 22 से 25% बजट हमेशा शिक्षा को दिया जाता था। 10 साल में पहली बार हुआ है कि 20% से कम आवंटन शिक्षा के क्षेत्र को मिला है। तो ये बिल्कुल साफ है कि सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की प्रक्रिया, अब भारतीय जनता पार्टी ने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की प्रक्रिया को खत्म करने का इरादा कर लिया। दूसरा इरादा, जो स्वास्थ्य का बजट है उसको 16-17% से घटाकर मात्र 13% पे लाकर खड़ा कर दिया। इतना कम बजट एलोकेशन हेल्थ सेक्टर को पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूसरा इरादा कि जो दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल है, जो सरकारी अस्पतालों में हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो लाखों रुपए का इलाज क्यों ना हो, चाहे जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा, फ्री इलाज मिलती है, इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा इरादा, दिल्ली में सफाई व्यवस्था को जर्जर करना। दिल्ली के इतिहास में एक बजट से दूसरे बजट में कभी भी एमसीडी को दिया गया एलोकेशन कम नहीं हुआ है, लेकिन इस बार एमसीडी को दिया जाने वाला पैसा 1526 करोड़ कम हुआ है। 2024-25 में 8,423 करोड़ का एलोकेशन था, जो इस बार घटा के 6,897 करोड़ रह गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करना और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करना। आखिरी चीज मैं ये कहूंगी कि 2 घंटे से ज्यादा के बजट के भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 1.5 घंटा बिताया होगा। देहरादून में प्रशासन ने 11 गैर पंजीकृत मदरसों को सील कर दिया है। इस पर डीएम सविन बंसल ने सफाई देते हुए कहा है कि हमारी प्राथमिकता ये देखना है कि छात्रों को सही शिक्षा मिल रही है या फिर नहीं, परिसर सुरक्षित है या फिर नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, उन्हें अन्य स्थानों पर दाखिला दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। और प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं अथवा नहीं। सेकेंडली, सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो एम्बियंस है, जो उनका स्ट्रक्चर है, भवन है, वो सेफ, सुरक्षित है या नहीं। सर, सबसे बड़ा सवाल आता है जिस तरीके से अलग से कर रहे हैं, उसकी फंडिंग को लेकर आता है। सबसे बड़ा सवाल कि उनकी जो फंडिंग है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है इस चीज को। उसकी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है, जांच का विषय। देखिए, उस पर भी अप्रोप्रिएट एजेंसीज अपना कार्य डेफिनेटली कर रही हैं और ये एक लार्जर विषय है। सो इसमें हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, आई एम श्योर कि वो अपना कार्य ज़रूर कर लेंगे। सर, देहरादून में अवैध रूप से कितने पाएंगे टोटल? देखिए, ये एक कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसमें जैसे जैसे फील्ड इनपुट्स आते हैं, फील्ड विजिट्स होती हैं कमेटीज़ की, जिसमें एसडीएम्स हैं, सीओस हैं, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं, हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आते हैं। तो ये नंबर्स अभी इवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सूचनाएं आती रहती हैं वैसे वैसे फील्ड पे कार्रवाई गतिमान। सर, सवाल ये है कि मदरसे, वो जो अवैध मदरसे हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा कहाँ होगी? क्योंकि अब तो अवैध हो गए हैं,
तो आगे क्या प्लान होगा? ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया गया है कमेटी को कि ऐसा कहीं पे भी इंसिडेंस नहीं होना चाहिए कि अगर कोई प्रवर्तन कार्रवाई में कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि सस्पेंड हो जा रही है तो उसके बच्चे शिक्षा विहीन रहें। जो पास के ही हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका तत्काल एडमिशन वहाँ पर करना अनिवार्य है और अधिकांश केसेस में ये पाया गया है कि बच्चे। खबर आगरा से है, जहां पर बीजेपी विधायक और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम बाबू हरित के बीच हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी की मृत्यु की शव यात्रा में शामिल होने गए थे दोनों, जहां किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।